हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज वाली क्लास में आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना होगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसा आप सबको पता है कि कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो तो उसके लिए आपको मॉडल पेपर हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे आप किस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका मॉडल पेपर हल करना ही चाहिए, चाहे जैसे एग्ज़ाम आप दे रहे हो। ठीक है, आज आपको जो यहाँ पे क्लास देखने को मिला है वो मॉडल पेपर है 2013 टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था अगले 2013 में, वहाँ से ये आपका मॉडल पेपर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वैसे भी हमने एक क्लास आपको पढ़ा दिया है, इसमें से मैंने 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आज 81 से अगला आपका 125 तक देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, मैंने ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने किया था। मैं इसका आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जैविकीय मूल गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपके पास था कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन था प्रोटीन, सी ऑप्शन था वसा, डी ऑप्शन था विटामिन। तो जैविकीय मूल गुणवत्ता का मापन करने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो प्रोटीन को किया जाता था, यानी कि 81 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम 82 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वो हमारा होमवर्क था, ठीक है, वो हमने आपको होमवर्क दिया था। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। ऑप्शन ये है विकिरण, बी ऑप्शन है शुष्कीकरण, सी ऑप्शन है धुएं द्वारा, डी ऑप्शन होता है निःसंक्रमणीकरण। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो ताप है बहुत ज़्यादा है, यानी कि उच्च ताप है, उसका प्रयोग करके उसमें आपके भोजन में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, और सूक्ष्म जीवाणु हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि में है, यानी कि आपके भोजन में बहुत ज़्यादा हो गए हैं सूक्ष्म जीवाणु, तो उच्च ताप का प्रयोग करते हो तो इन 4 ऑप्शन में से किसका आप प्रयोग करोगे, आपको बताना है। फटाफट से आप इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। क्यों? क्योंकि जो विकिरणीय विधि होती है, यानी कि जो आपके किरणों के द्वारा जो प्रवेश की जाती है, उसमें जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखो, जब फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है तो उसमें यही किया जाता है, मतलब मेन मोटिव रहता है भोजन को बचाने का कि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु उसको दूर कर दो, या फिर उसमें जो भी खाद्य पदार्थ में जो सूक्ष्म जीवाणु हो उसको हटा दो, या फिर हो सकता है कि उसकी सक्रियता को कम कर दो। 3 लेवल के आप सूक्ष्म जीवाणु को दूर कर सकते हो, लेकिन इसके करने की विधि भी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म जीवाणु को, यानी कि भोजन में जो सूक्ष्म जीवाणु हो गए हैं, भोजन संरक्षण की कितनी विधियां होती हैं, आपको बताना पड़ेगा। 5 विधियां होती हैं। पहली विधि की बात करें तो होती है ठंडी विधि। ठंडी विधि में जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रोजन हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, चिल स्टोरेज, इसमें से आप देखो आपके घर में फ्रिज रहता है, आप आटा गूंथ के रखते हो, सुबह का रखते हो, शाम का बना, क्यों? क्योंकि आप उसमें प्रिजर्वेटिव कर दिया है कि सुबह से शाम चले, वरना गर्मी के मौसम में आप 2 घंटा की रख दो तो आपका खराब हो जाएगा आटा। तो आपने भोजन को बचाया ना, किसी भी तरीके से बचाया ठंडी विधि में। तो ठंडी विधि में आप भोजन को संरक्षण करते हो। दूसरी विधि होती है ताप विधि, यानी कि जो आग जैसे कि स्टरलाइजेशन हो गया, पाश्चराइजेशन हो गया, जो सेल्सियस करके आपका किया जाता है। स्टरलाइजेशन में व्यापारिक स्तर पे किया जाता है। पाश्चराइजेशन में 2 प्रकार की विधि किया जाता है, एसटी होता है, एलटीएसटी होता है, और एक होता है आपका ताप विधि में ब्लांचिंग होता है। ब्लांचिंग में क्या किया जाता है, जो भी आपके पास खाद्य पदार्थ होते हैं आप उबलते पानी में 2-3 मिनट के लिए रख दो, फिर उसके बाद वो तुरंत निकाल लो, ये नहीं कि उसमें रखो। तो ताप विधि भी होता है। दूसरी बात हमने किया ताप विधि, पहले हमने बात की ठंडी विधि। आपका तीसरा होता है निर्जलीकरण, या फिर कहें सुखाकर। जैसे कि आपका धान होता है, गेहूं होता है, कुछ दो गेहूं में घुन लग जाते हैं तो आप छत पे सुखाते हो ना। क्यों सुखाते हो? क्योंकि उसमें जो जीवाणु हैं वो निर्जलीकरण, यानी कि सूख करके खत्म हो जाए। तो तीसरी विधि तो ये हो गई। चौथी विधि हो गई जैसे कि आप सिरका बनाते हो, अचार बनाते हो, तो उसमें नमक डालते हो, तेल डालते हो। नमक, तेल, शक्कर, इनसे भी क्या किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव किया जाता है। तो हमने चौथी बताई। 5वीं जो विधि होती है उसे कहा जाता है किरण कहे या फिर विकिरण विधि कहे। तो इसमें क्या किया जाता है, किरणों के द्वारा, यानी जैसे आपकी गामा किरणें हो गई, इन सब किरणों का प्रयोग करके फूड को प्रिजर्वेटिव किया जाता है। लेकिन ये जो किरणें होती हैं बहुत तीव्र गति की होती हैं, यानी कि उच्च ताप की होते हुए भी तीव्र गति होती है। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाता है, वो कौन सा हो जाता है, ए ऑप्शन इज द राइट हो जाता है, क्योंकि आपका इसमें सूक्ष्म जीवाणु को बहुत जल्दी से खत्म करता है तीव्र गति से। चलिए अब 83 क्वेश्चन अब आपके सामने 83 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थ में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है।
ऑप्शन ए है हरे पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है अंडे, ऑप्शन डी है मूंगफली। आपको बताना है कि कोलेस्ट्रॉल इन चार ऑप्शन में से किसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल कहते किसे हैं, तभी तो आप बता पाओगे कि इसके स्रोत कौन से होते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा, जब आप फैट वाला चैप्टर पढ़ते हो, फैट का जब वर्गीकरण किया जाता है उसमें आप कोलेस्ट्रॉल को पढ़ते हो। यानी कि जब फैट का वर्गीकरण किया जाता है तो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है प्राप्ति के आधार पर, एक होता है रासायनिक के आधार पर। ठीक है, एक होता है आपका प्राप्ति के आधार पर, एक होता है रासायनिक। तो रासायनिक में ही आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो जो तीसरा प्रकार होता है, यानी कि जिसे व्युत्पन्न प्रोटीन व्युत्पन्न कहा जाता है, यानी कि स्ट्रॉल जो होता है उसका जब जल अपघटन होता है तो स्ट्रॉल में बदल के आता है। तो स्ट्रॉल 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरे को कहा जाता है वनस्पतिक कहें या फिर पादप स्ट्रॉल कहा जाता है, तीसरे को कहा जाता है अर्गो स्ट्रॉल या फिर कहे माइक्रो स्ट्रॉल कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल आप बताना, अगर परिभाषा पूछा जाए तो जो भी आपके प्राणिक जगत के स्रोत मिलते हैं वो आपके होते हैं कोलेस्ट्रॉल। यानी प्राणिक जगत का जो भी फैट मिल गया है तो आप बताना कि वो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पादप स्ट्रॉल किसे कहा जाता है, तो जो भी वनस्पति चीजें होती हैं आपके पर्यावरण में वो भी तेलीय होती हैं तो आपकी होती हैं पादप स्ट्रॉल होती है। आर्गो स्ट्रॉल अगर पूछा जाए या फिर माइक्रो स्ट्रॉल किसे कहते हैं, तो जो आपकी फफूंदी हो गई, ईस्ट हो गए, इनमें आर्गो स्ट्रॉल या फिर माइक्रो स्ट्रॉल की प्राप्ति होती है। लेकिन आपसे यहाँ पे आर्गो स्ट्रॉल या फिर पादप स्ट्रॉल के बारे में नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो हमने अभी क्या बताया कि जो भी प्राणिक जगह से स्रोत मिल रहा है वो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन में कौन सा बताओगे? ये भी तो प्राणिक जगत है, बाकी तो सब फल, बाकी तो हाँ सब्जी है, यहाँ पे देखिए मूंगफली है, चावल, ये सब थोड़ी ना प्राणिक जगह से आपको मिलता है। तो आप बताना अंडे में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाया जाता है। यहाँ पे मांस मछली लिखा होता है तब भी आप इसका ऑप्शन चुन सकते थे। यहाँ पे लिखा मूंगफली अगर आपसे पूछा जाता कि पादप स्ट्रॉल कौन से होता है तो आप बताते मूंगफली बताते। ठीक है, बस हमारा 83 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 83 से 84 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। अब देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विटामिन के का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ये है रक्त के स्कंदन में, बी ऑप्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, सी ऑप्शन होता है कोलेजन के संश्लेषण में, डी ऑप्शन होता है दृष्टि को बनाए रखने में। अगर यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना होगा विटामिन का मुख्य कार्य, तो आप क्या बताओगे? आप जल्दी जल्दी इसका फटाफट से आंसर बताइए कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि विटामिन के होता क्या है, यानी कि यह किसमें चैप्टर में आप पढ़ते हो। तो विटामिन के जब आप पढ़ते हो ना, बहुत सारे प्रकार होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन के जो आपका होता है इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए आपको बताना पड़ेगा नेप्थोक्योनान होता है, जो क्या करता है आपके रक्त का थक्का बनाता है, यानी कि रक्त के स्कंदन में काम करता है। रक्त का थक्का कहे या फिर स्कंदन कहे वही बात एक ही है, बस इसका लैंग्वेज बदल गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया था विटामिन मुख्य का कार्य क्या होता है, आपको बताना रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। बाकी आपको इसमें विटामिन के का अगर आपसे स्रोत पूछा जाए तो आप बताना कि सूक्ष्म जीवाणु में या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां में। इसके अलावा सर्वाधिक मात्रा में जो एक मटर की प्रजाति होती है उसका नाम होता है अल्फा अल्फाफा, इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन के की प्राप्ति होती है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मटर की प्रजाति यानी कि अल्फाफा अल्फाफा में किस आपका क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको बताना है विटामिन के पाया जाता है। आपसे ये भी याद रखना है कि कितना पाया जाता है, तो आपको बताना है 100, अगर आपके पास 100 mg है, 100 gm है, तो आपको बताना पड़ेगा 350 से लेकर के 45 mg मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ पे विटामिन के का पता चल गया कि रक्त में स्कंदन काम करता है। चलिए इसका 84 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके पास 85 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछता है कि दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी कि जब आप दाल को अंकुरण करते हो तो अगर पोषणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन ये है यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, ऑप्शन बी है विटामिन सी को बढ़ाता है, ऑप्शन सी है लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपको चुनना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने दाल को अंकुरण किया है तो पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, आपको बताना है इसकी पाचन जो शीलता होती है बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन सी को बढ़ाता है, यानी कि जो भी आप चाहे आप दाल हो कोई भी अगर आपने खाद्य पदार्थ को अंकुरित किया है, जो अंकुरित होने वाली होती है उसमें पाचनशीलता और विटामिन सी का बढ़ जाता है। ठीक है, मात्रा उसकी बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है।
वहीं पे जो लौह तत्व की जो उपलब्धता होती है वो भी अगर जहाँ पे विटामिन सी आ गया है वैसे भी लौह, जैसे आप पढ़ते हो ना कैल्शियम पढ़ते हो, फास्फोरस पढ़ते हो, तो विटामिन डी अपने आप काउंटिंग हो जाता। वैसे ही आपको याद रखना है कि जहाँ पे अगर विटामिन सी का नाम आता है तो लौह तत्व का नाम आएगा। क्यों आएगा? अगर आपने विटामिन सी नहीं खाए हैं तो आपने बहुत ज़्यादा लौह लवण खाया है तो आपके शरीर में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन सी नहीं है तो लौह लवण का अवशोषण नहीं हो पाएगा। अगर लौह लवण का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो आपने चाहे जितना लौह लवण की स्रोत खाया है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पड़ पाएगा। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पड़ पाएगा तो आप एनीमिया से ग्रसित हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको एनीमिया से बचना है तो उसके लिए विटामिन सी को ग्रहण करना पड़ेगा और लौह लवण को भी करना यानी कि दोनों को करना पड़ेगा। एक अगर कमी होगी तो दूसरी की कमी भी दिखाई देगी। ठीक है, तो जहाँ पे विटामिन सी की बात आती है तो लौह की अपने आप बात आ जाती है। इसलिए आपको चुनना पड़ेगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी को चुनना पड़ेगा क्योंकि इसकी पाचनशीलता तो बढ़ती ही बढ़ती है, विटामिन सी बढ़ती है। अब जहाँ विटामिन सी आ गया तो वहाँ पे लौह लवण तो आ ही जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम फटाफट से बता दीजिए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है। देखिए, अब आपके सामने 86 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपसे पूछता है इंसुलिन उपयोगी है। ऑप्शन ए है वजन बढ़ाने में, ऑप्शन बी है रक्त शर्करा को कम करने में, ऑप्शन सी है वजन कम करने में, ऑप्शन डी है रक्त शर्करा को बढ़ाने में। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन ये होता है कि आपके शरीर में अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उसमें से बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन होता है। अब इंसुलिन का काम ये होता है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को रक्त और आपकी मांसपेशियों को कोशिकाओं तक पहुंचा करके आपको ग्लूकोज को ले जा करके हमें ऊर्जा दे ताकि हम अपने कार्य को कर सकें। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपके जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से जो बीटा सेल का हार्मोन निकला है यानी इंसुलिन का निकलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है और जो ग्लूकोज होता है हमारे मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता है, सिर्फ आपके ब्लड तक ही पहुंच पाता है। ठीक है, तो जो आपका ब्लड में घूमता रहता है आपका शुगर, जिससे क्या हो जाता है आपको मधुमेह या फिर डायबिटीज वाली बीमारी हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है आपको थकान लगेगा क्योंकि आपको ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमता रहे, आपके कोशिकाओं तक आपके मांसपेशियों तक पहुंच नहीं पाया। वैसे तो आपका डायबिटीज जो होता है आपका मेन रोल क्या करता है, आपका इंसुलिन ही अदा करता है क्योंकि अगर इंसुलिन आपके शरीर में कम करेगा तो आपको डायबिटीज होना ही होना है। लेकिन अगर आपके शरीर में कम होता है तब भी दिक्कत है, ज़्यादा होता है तब भी कुछ दिक्कत होता है। जैसे हमने आपको बताया है ना कि आपके दीपिकाओं से बीटा सेल निकलता है, लेकिन बीटा सेल ही नहीं निकलता है, आपके लैंगरहैंस की दीपिकाओं से दो प्रकार के सेल निकलते हैं। एक होता है अल्फा सेल होता है, दूसरा होता है बीटा सेल। तो बीटा सेल में हमने आपको बताया कि इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इंसुलिन उपयोगी होता है। तो इंसुलिन क्या होता है, अगर आपके शरीर में कम निकलता है तभी तो मधुमेह हुआ है। तो अगर रक्त का शर्करा कम होने पर क्या हो जाता है, आपको मधुमेह वाली बीमारी हो जाती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होता है रक्त शर्करा को कम करने में क्या करता है, इंसुलिन उपयोगी होता है, तभी तो आपको डायबिटीज वाली बीमारी हुई है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, 86 का यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया है। देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। अब आपके सामने 87 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि हेक्सामेथिलीन डायमीन यौन एडिपिक अम्ल का बहुलक है। ऑप्शन ये है, ए ऑप्शन है नाइलन 11, बी ऑप्शन होता है नाइलन 6, सी ऑप्शन होता है नाइलन 6, डी ऑप्शन होता है नाइलन 610 होता है। चलिए बताइए कि हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल का बहुलक कौन सा होता है। आपको बताना है जो फाइबर के रॉ मटेरियल होते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो हेक्सामेथिलीन डायमीन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बताना क्या होता है, नाइलन 6 होता है। अगर हम बात करें कि काप्रोलेक्टम कौन होता है तो बताना कि नाइलन 6 होता है। ठीक है, सिर्फ 16 होता है, यहाँ पे 6 डबल है, यहाँ पे 61 की बात हुई है, यानी कि नाइलन 6 क्या होता है, काप्रोलेक्टम होता है। और आपका पूछा जाए कि नाइलन 10 क्या होता है तो आप बताना नाइलन 10 आपका होता है हेक्सामेथिलीन डाइन सल्फ्यूरिक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एडिपिक अम्ल, तो आप बताना नाइलन 6 हो जाएगा। चलिए 87 का राइट आंसर होता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपको यहाँ पे मिल गया होगा। चलिए देखते हैं 88 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए फटाफट से। आप देखिए
क्वेश्चन क्या पूछता है 88 नंबर का क्वेश्चन कि पेक्टिन पाया जाता है। ऑप्शन ए है केले में, ऑप्शन बी है अमरूद में, ऑप्शन सी है गेहूं में, ऑप्शन डी है अंडे में। यानी आपसे पूछा गया है कि पेक्टिन किस में पाया जाता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पेक्टिन होता क्या है। तो पेक्टिन उसे कहा जाता है जो भी फल में गूदों में पाया जाता है, ठीक है, जड़ में भी पाया जाता है, लेकिन जो गूदा होती है उसमें आपकी पेक्टिन पाई जाती है, गूदे वाले जो भी फल हो गए, ठीक है। अब 89 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है। ऑप्शन ए है शहरी महिलाएं, ऑप्शन बी है ग्रामीण युवा, सी ऑप्शन है शहरी युवा, डी ऑप्शन होता है गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवा महिलाएं। फटाफट से आपको बताना है कि ट्राइसेम योजना होता क्या है, इसमें लक्षित समूह क्या होते हैं। अगर आपको बताना है कि ट्राइसेम की फुल फॉर्म क्या होता है तो आप यही बताना कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। यानी कि जो ग्रामीण स्तर पे जो भी लोग होते हैं उनके स्वरोजगार में जो भी अर्थोपार्जन कर सके उनको तकनीकी दे, उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण देना क्या होता है, ट्राइसेम योजना का कार्य होता है, ठीक है। यानी कि जो गांव में ग्रामीण लोग होते हैं उनको अर्थोपार्जन करना, उनको तकनीकी देना, उनकी व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, ये ट्राइसेम का उद्देश्य है, ठीक है। जो गरीबी जो जीवन होता है उनको साधन उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन लक्ष्य समूह होगा, तो आप जिससे इसका फुल फॉर्म भी निकल के आया है ग्रामीण युवा स्वरोजगार, तो आप इसे ही बता सकते हो ग्रामीण युवा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइसेम योजना की शुभारंभ कब हुआ तो आप बताना 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1900 आरंभ हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका यहाँ पे 89 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आप देखिए 90 क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है। ऑप्शन ये है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। उसके बाद में आपके बी ऑप्शन है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। सी ऑप्शन होता है 2 गुणे मानसिक आयु, मतलब ब्रैकेट में है, बटे वास्तविक आयु गुणे 100। चलिए बताइए 90 का फटाफट जो आपसे बुद्धि लब्धि का जो मापन सूत्र होता है वो आपसे पूछा है। तो सिंपल से आपको बताना होगा, क्योंकि आपको ये बहुत दिन से पढ़ते आए हैं कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो 90 का हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछता है, 91 क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं। ऑप्शन ये है शरीर निर्माणक आहार के रूप में, बी ऑप्शन होता है ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सी ऑप्शन होता है सुरक्षात्मक आहार के रूप में, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपसे यहीं से पूछा जाता कि आपसे कि शरीर का निर्माण करने वाले कौन होते हैं तो आप बताना प्रोटीन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा देने वाले कौन होते हैं तो आपको बताना कार्बोहाइड्रेट और आपके फैट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सुरक्षात्मक आहार कौन होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा खनिज लवण और विटामिन होते हैं, ठीक है। तो आपका तीनों ऑप्शन क्लियर हो जाइए, तो डी ऑप्शन आपका कुछ होता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ताजे फल और सब्जियां आपके क्यों शामिल करते हो, ताकि आपका सुरक्षात्मक आहार की पूर्ति हो जाए, यानी कि आपको विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति हो सके। 91 का राइट आंसर होता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये पूछता है कि गोल्डन ऑबलॉग मानक है। ऑप्शन ये है स्थानीय संबंध के लिए, ऑप्शन बी है फर्नीचर व्यवस्था के लिए, ऑप्शन सी है गृह सज्जा के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना होगा कि जो गोल्डन ऑबलॉग होता है वो उसका मानक क्या होता है। तो आपको फटाफट से बताना होगा कि जो स्थानीय संबंध होता है उसके लिए इस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा 92 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है 93 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ये है अंडे में, ऑप्शन बी है सरसों के तेल में, ऑप्शन सी है मक्खन में, ऑप्शन डी है फलों में। तो आप क्या बताओगे कि जो ब्यूटारिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है। आपको बताना पड़ेगा कि मक्खन में पाया जाता है। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि आपके मक्खन में एक खुशबू होती है ना, जो आपकी उसकी पहचान की जाती है, तो मक्खन की जो खुशबू होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो बताना आप कैप्रोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैप्रोइक एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है मक्खन को महक प्रदान करता है, ठीक है, कैप्रोइक एसिड। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि आपके जो ताड़ का तेल होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, तो आप बताना उसमें कैप्रिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे कैप्रोइक है, लेकिन अगर ताड़ का तेल हो तो उसमें कैप्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन अगर आपका गोले का तेल यानी कि जो नारियल का तेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है लॉरिक एसिड पाया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था
ब्यूटारिक अम्ल तो आप बताना कि मक्खन में पाया जाता है। अगर इसकी खुशबू की बात करें तो आप बताना कैप्रोइड में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे सरसों का तेल है तो आप बता सकते हो पाल्मेटिक बता सकते हो, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, एक मिनट, आप देखिए 94 क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या पूछता है, अब आपसे पास है 94 क्वेश्चन की वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है सामूहिक सभा, बी ऑप्शन होता है गृह भेंट, सी ऑप्शन होता है भूमिका अभिनय, डी ऑप्शन होता है विधि प्रदर्शन। चलिए बताइए कि वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है। आपके पास 94 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका राइट आंसर, तो आप यही बताना कि भूमिका अभिनय होता है, ठीक है, यानी कि 94 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपके पास है 95 नंबर का क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन कि घर में व्यवस्थापन है। ऑप्शन ए है कार्य का निष्पादन, ऑप्शन बी है घर के मुखिया का उत्तरदायित्व, सी ऑप्शन है पारिवारिक संसाधन का प्रयोग, डी ऑप्शन होता है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। घर के व्यवस्थापन का आपसे पूछा गया है तो आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा चुनना होगा जो आपके एक लाइन में फुल कंप्लीट उसका शाब्दिक अर्थ निकल के आ रहा हो, ठीक है। अगर आप पूछा जाए कि घर का व्यवस्थापन का कार्य का निष्पादन होता है तो इसमें कार्य का सिर्फ निष्पादन नहीं होता है, घर के मुखिया का उत्तरदायित्व, इसमें सिर्फ एक घर का मुख्य उत्तरदायित्व नहीं होता है, पारिवारिक संसाधनों का सिर्फ उपयोग नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है उसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन होता है, ठीक है। यानी कि जो भी परिवार होते हैं, सबकी परिवार की बात होती है तो उसमें जो भी लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने का मुख्य साधन होता है घर में व्यवस्थापन का। तो आपका 95 का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है, अब आपके सामने है 96 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछता है कि ऊन जलने के बाद देती है, ऑप्शन आपके पास है काली भस्म, ऑप्शन बी है ग्रे भस्म, ऑप्शन सी है काले दाने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कि ऊन जब जलता है, जलाया जाता है तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट मतलब बेस्ट मटेरियल होता है तो वो किस तरह का होता है, तो आपको बताना पड़ेगा काली भस्म होता है। यानी कि जो ऊन को जलाया जाता है तो उसमें काली भस्म का दिखाई देता है। इसके अलावा कुरकुरी भी मतलब उसमें होती है, लेकिन जब आपको जब जलाते हो ना उसके लो के समीप ले जाते हो तब वो जलता है, लेकिन जैसे ही आप उसको हटा दोगे ना तुरंत वो बुझ जाएगा, ठीक है। जब समीप ले जाओगे लोगे तभी जलेगा, उसके बाद में जब हटा लोगे तो वो अपने आप से बुझ जाएगा। अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि उसकी गंध कैसी होती है, यानी कि जब उसको जलाया जाता है तो कैसी होती है, आपको बताना पड़ेगा बाल की तरह होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कपास जलता है तो कैसे होता है, आपको बताना पड़ेगा कागज जैसे जलता है उसकी तरह होता है, लेकिन जो लो निकल के आती है पीली निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा 96 का आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे पूछा जाता है कि नायलॉन किस तरह जलता है या फिर कैसा परिवर्तन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आग के संपर्क में ले जाओगे तो वो जलेगा नहीं बल्कि क्या होगा, वो पिघलेगा, ठीक है। अगर आयन का पूछा जाए तो जैसा कपास में होता है बिल्कुल वैसा होता है। कपास में हमने क्या बताया था कि कागज जैसी गंध होगी और जब आपका जलेगा उसके बाद में जो आपका निकलेगा ना वो वेस्ट मटेरियल तो पीली लो की तरह मतलब कि जो जलेगा ना पीली लो के साथ जलता है, ठीक है। अगर हम रेशम की बात करें तो वो धीरे धीरे जलता है, लीलन की बात करें तो ये भी कपास की तरह हल्का फुल्का गुणवत्ता दिखाता है। 97 क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन ये है विद्युत, बी ऑप्शन है सौर, सी ऑप्शन होता है एलपीजी गैस, डी ऑप्शन होता है कोयला। आपको बताना है कि पकाने के लिए गैर पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं ऊर्जा के, फटाफट से 97 का राइट आंसर बताना है। तो आप क्या बताओगे, जो सौर ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तो 97 का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 98 क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि कला का सिद्धांत है, यानी कि सिद्धांत से आपसे पूछा गया है। आपके पास कला के सिद्धांत भी होते हैं तत्व भी होते हैं, लेकिन सिद्धांत से पूछा गया है। ऑप्शन ये है रेखा, बी ऑप्शन होता है प्रकाश, सी ऑप्शन होता है संतुलन, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। कला के सिद्धांत अगर आपको बताना है तो कितना बताओगे, वो भी आप इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए फटाफट से 98 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखो जो आपका रेखा है और आपका प्रकाश है ये किसमें आते हैं, ये आपके कला के तत्व में आते हैं। यानी कि कला के तत्व कितने होते हैं, तो कला के तत्व वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन कभी कभी आपका 8 भी देखने को मिलता है, यानी कि जो विचार होता है वो 8 में काउंटिंग हो जाता है। अगर हम कला के तत्व के 7 के नाम बताएं तो पहला होता है रेखा, आकार, डिजाइन को नमूना बनावट आप कह सकते हो, चौथा होता है रंग, पांचवा होता है प्रकाश, छठवां होता है रिक्त स्थान, सातवां होता है पोत और आठवां हमने बताया विचार। लेकिन हम कला के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत आपके होते हैं 5 में अगर हम पहला बताएं तो संतुलन होता है, अनुपात होता है, लय होता है, दबाव होता है, एकता या फिर अनुरूपता होता है। तो 5 प्रकार की आपके कला के सिद्धांत होते हैं। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन होता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या होता है, संतुलन आपके कला के सिद्धांत में काउंटिंग होते हैं। तो हमारा 98 का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। बाकी जो दोनों है वो आपके कला के तंत्र में काउंटिंग होते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, 99 नंबर का क्वेश्चन की जेवल वाटर है। ऑप्शन ये है ब्लीचिंग अभिकर्ता, बी ऑप्शन होता है नील अभिकर्ता, सी ऑप्शन होता है स्टार, बी ऑप्शन होता है डी ऑप्शन होता है परिसज्जा। जेवल वाटर क्या होता है, आपसे 99 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से बताइए क्या बताओगे आप, ये कैसा होता है, ब्लीचिंग अभिकर्ता होता है। तो 99 का हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं अब देखिए 101 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को फटाफट से हल करते चलिए। ये देखिए 101 क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो भी बच्चे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली जो भी क्लासें मिलती हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे, आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है सिरके में होता है, सिरके में क्या पाया जाता है,
क्या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, डी ऑप्शन एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फटाफट से आप 101 का राइट आंसर बता दीजिए कि इसका क्या होगा आंसर। आपको बताना है, देखो विटामिन सी वैसे भी सिरके में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी, हर जो विटामिन सी होती है उनकी अलग अलग एसिड नेचर होते हैं। जैसे आपका नींबू में अलग पाया जाएगा, आंवला में अलग पाया जाएगा, ठीक है, भले ही वो विटामिन सी के स्रोत में आते हो, लेकिन जो उसमें एसिड नेचर पाया जाएगा उसमें अलग अलग पाया जाएगा। तो सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 101 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए फटाफट, बहुत क्वेश्चन अच्छा है। ये सुधो आपके पास है क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न सोडियम, एक मिनट, आपके पास क्वेश्चन ये पूछता है निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुष्टि की जाती है। ऑप्शन ये है मधुमेह के रोगी को, बी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप के रोगी को, सी ऑप्शन है कब्ज के रोगी को, डी ऑप्शन होता है पेलिया के रोगी को। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर सोडियम को आहार देना है तो इन चार ऑप्शन में से किस रोगी को देना पड़ेगा? क्या उससे मधुमेह वाले रोगी को दोगे, या फिर उच्च रक्तचाप वाले रोगी को दोगे, या फिर कब्ज वाले पे, या फिर पीलिया वाले रोगी को? किसको आप सोडियम का आहार दोगे? तो आपको बताना पड़ेगा जो उच्च रक्तचाप वाले रोगी होते हैं उनको सोडियम की मात्रा देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने सोडियम की अधिकता कर लिया है तो आपको एक बीमारी होगी, उसका नाम होता है हाइपोनेट्रीमिया होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का प्रदर्शित कैसे करते हैं, आपको बताना है कि Na से करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आपके घर में जो नमक होता है ना, नमक में सबसे मात्रा में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप प्रोटीन पढ़ते हो, प्रोटीन में आपका सोयाबीन होता है, उसमें ज्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो तो उसमें जो भी ग्लूकोज वाले अस्तर होते हैं, ठीक है, आपका मीठी चीजें हो गई तो उसमें, तो हर चीज की एक पहचान होती है, इसमें उसका आहार पाया जाता है। तो ऐसे ही सोडियम होता है, सोडियम में नमक जो आपका होता है, नमक में 40% आपका सोडियम पाया जाता है, ठीक है। वैसे भी आपके पसीने से या फिर आपके मूत्र से निकल जाता है, लेकिन आपका जो सोडियम होती है उसकी आपके शरीर में मांग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आपके शरीर में कमी हो गई तो आपको क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि किसको देना चाहिए रोगी को, तो अगर आपको देना है तो जो उच्च रक्तचाप वाली बीमारी होती है उनको आहार देना चाहिए सोडियम वाली। तो हमारा 102 का राइट आंसर होता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 103 क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था या विकासात्मक कार्य नहीं है? ऑप्शन ये है व्यवसाय का चयन, बी ऑप्शन होता है वस्तु स्थिरता का प्राप्त करना, सी ऑप्शन होता है आत्म पहचान का विकास, डी ऑप्शन होता है शारीरिक परिवर्तन को स्वीकार करना। यानी कि जो किशोरावस्था होता है उसमें से विकासात्मक कार्य नहीं पूछा गया आपसे, जो नहीं होता किशोरावस्था में, यानी कि कोई बालक है उसका किशोरावस्था में है, ठीक है, तो उसका शरीर डेवलपमेंट कर रहा है, तो इस चार ऑप्शन में से ऐसा क्या होगा जो नहीं होगा? चलिए फटाफट से 103 का राइट आंसर होगा, तो आप बताना कि इसमें क्या हो जाएगा, वो वस्तु स्थिर प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी व्यवसाय का पहचान करेगा, आत्म पहचान करेगा, सारी परिवर्तन को स्वीकार करना, ये सब आपका सही हो जाएगा, लेकिन वस्तु स्थिर प्राप्त करना ये आपका 103 का बी ऑप्शन इधर राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 104 क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रदर्शनी दृश्य है, आपके पास ऑप्शन है पोस्टर एवं चार्ट, बी ऑप्शन होता है चार्ट एवं फ्लैनेल बोर्ड, सी ऑप्शन होता है पिक्चर एवं फिल्म, डी ऑप्शन होता है ग्राफ एवं मैप। चलिए बताइए प्रदर्शनी दृश्य क्या होता है? आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो प्रदर्शनी दृश्य होता है, यानी कि जो दिखाया जाता है वो क्या होता है, पोस्टर और चार्ट होता है, तभी तो दूसरों को दिखाई देगा, जो पोस्टर लगे रहेगा बाहर तभी तो प्रदर्शनी कहलाएगा। तो आपका 104 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए 104 फिर आ गए हैं। चलिए देखते हैं 105 क्वेश्चन। 105 नंबर का क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन ये है लाइकोपीन के कारण, बी ऑप्शन होता है एंथोजेंथिन के कारण, सी ऑप्शन होता है एंथोसाइनिन के कारण, डी ऑप्शन होता है कैरोटीनाइड्स के कारण। चलिए बताइए कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? 105 का आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आपको बताना पड़ेगा कि 105 का जो ए ऑप्शन होता है यानी कि लाइकोपीन के कारण आपका क्या होता है, लाल या फिर चमकदार आपको टमाटर का रंग दिखाई देता है। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता कि अगर आपके लहसुन में क्या पाया जाता है, ठीक है, आपको टमाटर का पता है कि लाल रंग पाया जाता है लाइकोपीन, लेकिन लहसुन में पूछा तो आप बताना एलानिन आपके लहसुन में पाया जाता है, आपके इलायची में क्या पाया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा सिलिकॉन पाया जाता है, चॉकलेट में क्या पाया जाता है आपको बताना पड़ेगा थियोब्रोमिन पाया जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, आप कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे देखो टमाटर का हमने बताया आपको कि लाल रंग आपका लाइकोपीन पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे तरबूज पूछा जाए या फिर पपीता पूछा जाए तो भी आप बताना लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। यानी कि आप लाइकोपीन को 3 जगह याद कर सकते हो, पपीता, टमाटर और तरबूज, ये आपका लाइकोपीन आप उसमें पाया जाता है, ठीक है। अंडे की बात करें तो अंडे के जो आपके हरा रंग होता है ना, अंडे के जब फोड़ते हो तो उसमें अंडे हरे रंग का जो छल्ला दिखाया जाता है वो होता है फेरस सल्फाइड के कारण होता है। और मांस का तो आप जानते हो, बहुत बार क्वेश्चन में आपने देखा होगा मायोग्लोबिन उसमें पाया जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है केरोटिनाइड्स लिखा है, ठीक है। चलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 106 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन 106 का पूछता है, कहता है कि ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, ऑप्शन ये है वसी ऊतकों में, बी ऑप्शन होता है यकृत में, सी ऑप्शन होता है मांसपेशियों में, डी ऑप्शन होता है वृक्क में। ग्लाइकोजन किसमें संग्रहित हो, आपको बताना पड़ेगा यकृत में। यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसका कोई भी रूप आपने खाया है, डाई खाया है, मोनो खाया है, पॉली खाया है, तो उसका कोई भी रूप वो टूटता है तो ग्लाइकोजन में ना टूट कर ग्लूकोज में टूटता है। तो ग्लूकोज टूटते ग्लूकोज जाकर के आपके शरीर में जाकर के
यकृत में ग्लूकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है, यकृत में, उसके अलावा मांसपेशियों में। लेकिन यहाँ पे यकृत लिखा है और ऑप्शन में और मांसपेशियां अलग लिखा है, तो सबसे पहले आपको यकृत चुनना पड़ेगा, यानी कि पहले यकृत में जाकर के होता है, उसके बाद में मांसपेशियों में होता है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में ये लिखा होता है तब भी उसको राइट लगा सकते हो, अलग अलग लिखा है तो आप यकृत को सबसे पहले चुनना, अगर यकृत नहीं लिखा रहेगा तो आप मांसपेशियों को चुनना। लेकिन यहाँ पे यकृत लिखा तो हम यकृत को चुनते हैं। तो ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, आपको बताना है यकृत में होता है, पहले वो ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज से फिर उसके बाद में यकृत में पहुंचते पहुंचते ग्लूकोज में इकट्ठा हो जाता है। जब आप भूखे रहते हो, व्रत रहते हो, तो वही ग्लाइकोजन आपको एनर्जी देने का काम करता है। 106 का राइट आंसर होता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, 107 नंबर का क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ये है कार्यक्रम के अंत में, बी ऑप्शन होता है कार्यक्रम के प्रारंभ में, सी ऑप्शन होता है कार्यक्रम के दौरान एक बार, डी ऑप्शन होता है कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था पर। ये आपसे क्वेश्चन जब पिछली बार एग्जाम हुआ था ना टीजीटी का, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में पूछा तो ही गई है। ठीक है, अब बताइए मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब होती है तो कब होती है, ये आपको बताना है। तो आप बताना कि जब मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, आप कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था पे करना चाहिए आपको, ना कि अंत में, ना कि शुरुआत में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जब प्रोडक्ट ही निकल के आया नहीं है तो आप कैसे जान पाओगे कि बाद में क्या हो जाएगा, बाद में पता नहीं गलत हो जाए। अंत में भी आपको नहीं करना है और एक बार भी आपको नहीं, लेकिन आपको प्रत्येक अवस्था पर आपको करना है, यानी कि डी आपका 107 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 107 से 108 क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ये पूछता है साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि, ठीक है, ऑप्शन ये है कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते, बी ऑप्शन गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं, सी ऑप्शन मृदु जल की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया साबुन के अपेक्षा जो संश्लेषित आपके अपमार्जक होते हैं उनकी सफाई के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपके इसलिए किया जाता है इनका प्रयोग क्योंकि वो क्या होते हैं, कठोर जल में क्या होते हैं, अवक्षोभित नहीं हो पाते, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। हम 108 का ए ऑप्शन चुनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 108 से 109 क्वेश्चन है आपके पास। अब आपके सामने 109 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, ऑप्शन ये है भाषण, बी ऑप्शन है आयोजन, सी ऑप्शन है सीखना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो गृह व्यवस्थापक की जो प्रक्रिया होता है वो आपको बताना है। फटाफट से 109 का राइट आंसर बताइए। तो आप यही बताना कि जो आपकी गृह व्यवस्था की प्रक्रिया होती है वो होती है आयोजन की होती है, ठीक है, भाषण की नहीं होती है, सीखना की नहीं होती है, ऊपर सभी आप चुन नहीं सकते हो। तो आप क्या बताना पड़ेगा, आयोजन की प्रक्रिया होती है। आयोजन करते हो, नियोजन करते हो, नियंत्रण करते हो, मूल्यांकन करते हो, ठीक है, ये सब प्रक्रिया करते हो ना, तो आपको बताना है 109 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं 109 से 110 क्वेश्चन। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं कि आपके होम साइंस सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि 110 क्वेश्चन कि शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत कितना पाया जाता है। ऑप्शन ये है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 80%, डी ऑप्शन होता है 90%। तो आपके शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है वो भी प्रतिशत के हिसाब से बताना है। तो आप क्या बताओगे, 110 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना पड़ेगा 70% पाया जाता है, ठीक है, यानी 110 का बी ऑप्शन सही हो जाता है। 110 से अब 111 क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। एटीपी संबंधित है, ऑप्शन ये है माइटोकॉन्ड्रिया से, बी ऑप्शन होता है गाल्जी काय से, सी ऑप्शन होता है केंद्रक से, डी ऑप्शन होता है गुणसूत्र से। एटीपी संबंधित है, ये आपको बताना है। आप बताना माइक्रोकॉन्ड्रिया से होता है, यानी कि जो आपका एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बन यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या क्या होती है, 10 लाख से भी अधिक होती है। तो आपको बताना है एटीपी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होता है। 111 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 से 112 क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन है कि वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत में कार्य करता है। ऑप्शन ये है संवहन, बी ऑप्शन होता है चूसर, सी ऑप्शन होता है संघनन, डी ऑप्शन होता है वाष्पन। जैसे कि आप कोई चीज़ अगर चुंबक की तरह खींचना है वही आपका वैक्यूम क्लीनर होता है, ठीक है, जो बहुत तेजी के साथ अपनी तरफ खींचता है। तो ये किस तरह से कार्य करता है, ये अपना कार्य करता है चूसर की तरह करता है, यानी कि ये ऐसे सकिंग की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो आपका 112 का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 113 क्वेश्चन है आपके पास। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रम सामग्री है। ऑप्शन ये है कठपुतली नाटक, बी ऑप्शन होता है दूरदर्शन, सी ऑप्शन होता है स्लाइड, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। आपसे पूछा गया है कि दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों पूछा गया है, वो भी प्रक्षेपित। आपको बताना है क्या आप बताओगे,
जो आपको दिखाई भी देते हैं और आपको सुनाई भी देते हैं। तो वैसे भी आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका क्या बताओगे? डी ऑप्शन बताओगे, क्योंकि स्लाइड्स भी आपके होते हैं, दूरदर्शन भी होते हैं और आपके कठपुतली नाटक ये भी आपके होते हैं श्रव्य यानी कि दिखने वाले होते हैं, दिखने वाले वो भी सुनने वाले और आपके सुनाई और दिखने दोनों वाले होते हैं। तो आपका 113 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि दूरदर्शन, स्लाइड, कठपुतली नाटक ये सब क्या होते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री में काउंटिंग होते हैं। चलिए देखते हैं 113 से 114 क्वेश्चन है। अब इसका ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि रासायनिक रूप से नायलॉन है। ऑप्शन ये है पॉलिस्टर, बी ऑप्शन होता है पॉलीएमाइड, सी ऑप्शन होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। 114 का यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि रासायनिक रूप से नायलॉन है, कौन सा होता है? वो होता है पॉलीएमाइड होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है 114 का। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो नए मतलब लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, जिसने कर दिया उनको बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, 115 देखिए क्वेश्चन, एड्स संचालित होता है। ऑप्शन है चूमने के द्वारा, बी ऑप्शन होता है रक्तदान द्वारा, सी ऑप्शन होता है छूने से, डी ऑप्शन होता है मच्छर के काटने से। आपको बताना है कि एड्स जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा फैलती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो बीमारी होती है वह रक्तदान द्वारा होती है, ना कि चूमने के द्वारा, ना ही छूने के द्वारा, ना ही मच्छर के काटने से होता। मच्छर के काटने से तो मलेरिया होता है। चलिए 115 का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 115 से 116 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है। ऑप्शन ये है आयोडीन की, बी ऑप्शन होता है लौह तत्व की, सी ऑप्शन होता है कैल्शियम की, डी ऑप्शन होता है ये सभी की। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना होगा जो आपकी अस्थि यानी कि हड्डियों की पूछा गया है। तो हड्डियों में जो आपकी जरूरत होती है, खनिज मतलब क्या? मतलब कि ऐसे कौन सा खनिज होता है जो आपका हड्डियों से संबंधित होता है? तो आप बताना कैल्शियम होता है। वैसे ये सभी आपके खनिज में काउंटिंग होते हैं, आयोडीन भी, लोह भी, खनिज कैल्शियम की। लेकिन अगर हड्डियों से संबंधित जो काम करता है वो आपका करता है कैल्शियम करता है। उसके अलावा विटामिन डी भी करता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन डी है ही नहीं, तो आप किसको चुनोगे? आप कैल्शियम को चुनोगे। तो 116 का ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इधर आंसर राइट हो जाता है। चलिए 116 से 117 क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कपास के रेशे की लंबाई होती है। कपास के रेशे की, अगर हमने अभी पीछे बताया ना कि कपास जो जलता है तो कैसे देता है? वो कागज की सुगंध देता है। जलता है तो किस तरह के? लौ की तरह, पीली लौ की तरह जलता है। लेकिन यहाँ पे रेशे की लंबाई पूछी गई। ठीक है, आपको बताना है कॉटन की लंबाई कितनी होती है। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताएं। 117 का ऑप्शन ये है, तो 117 का राइट आंसर होगा, यानी कि कपास के रेशे की जो लंबाई होती है वो आपका होता है 1.5 से आपका 2 होता है, यानी कि 1/2 आप या फिर 2 आप इसको सही बता सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 117 से आपके पास है 118 क्वेश्चन। अब आपसे पास क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि पूर्ण परिपक्वता शिशु वह है जो गर्भधारण के डॉट सप्ताह पश्चात जन्म लेता है, यानी कि जो एकदम मेच्योर बेबी होता है वो कितने सप्ताह में वो जन्म लेता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ये है 30, बी ऑप्शन होता है 32, सी ऑप्शन होता है 34, डी ऑप्शन होता है 37। आपको बताना है कि जो बच्चा मेच्योर होता है वो कितने सप्ताह में पैदा होता है। ठीक है, आपको बताना है 118 का, तो आप बताना है 37 सप्ताह का समय लेता है। अगर चंद्रमास की बात करें तो 10 चंद्रमास, ठीक, माह की बात करें तो 9 माह। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव दूध निम्नलिखित का स्रोत है, यानी कि मनुष्य में जो दूध का स्रोत माना जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है? लौह तत्व का स्रोत माना जाता है, या फिर प्रोटीन का, या फिर विटामिन के का, या फिर विटामिन B12 का। चलिए बताइए फटाफट से। 119 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानव के दूध में किसका स्रोत हो जाता है? वो हो जाता है लौह तत्व का हो जाता है। ठीक है, चलते हैं 19 का बाद। यहाँ पे 120 क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ये है स्थैतिक कार्य को कम करके, बी ऑप्शन होता है गतिक कार्य को कम करके, सी ऑप्शन होता है श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से, डी ऑप्शन होता है बारी बारी, ठीक है, से स्थितिक एवं गतिक कार्य द्वारा। चलिए बताइए आप इसका, अगर आप घरेलू काम कर रहे हैं और थकान को कम करने की इसमें 4 ऑप्शन में सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? तो आप क्या बताओगे? आप बताना कि आपका श्रम और समय के जो बचाने वाले उपकरण होते हैं, जैसे आपका मिक्सर हो गया, आपका वो हो गया वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, इन सब क्या होते हैं? समय और आपके एनर्जी को बचाते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करके आप घरेलू काम को थकान दूर कर सकते हो। इन सब के ऑप्शन को नहीं चुना होगा, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब 120 से 121 क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन ये पूछता है कि बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। आपके पास ऑप्शन है खराब स्वास्थ्य, बी ऑप्शन होता है मातृवंचन, सी ऑप्शन होता है परिवार का वृद्ध आकार, डी ऑप्शन होता है बुद्धि। तो बालकों में व्यवहारात्मक जो समस्या का मुख्य कारण माना जाता है वो आप क्या बताओगे? आप बताओगे मातृवंचन होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 121 से 122 क्वेश्चन है। अब आपके सामने 122 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि पर्नीशियस रक्ताल्पता एनीमिया होता है डॉट डॉट की कमी से, किससे कमी से होता है? ये ऑप्शन फोलिक अम्ल, बी ऑप्शन लौह तत्व, सी ऑप्शन विटामिन बी12, डी ऑप्शन होता है विटामिन बी6। आपको बताना है कि पर्नीशियस जो एनीमिया होता है वो होता है विटामिन बी12 की कमी से होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। इसकी कमी से जो होने वाली बीमारी होती है उसे कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है फोलिक अम्ल लिखा हुआ। आपको बताना है कि फोलिक अम्ल अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसमें होता है, इसका रासायनिक नाम अगर आप पूछा जाए तो आप तो फोलिक अम्ल जाने, तो आप विटामिन बी9 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल होता है। विटामिन बी6 है तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पैराडॉक्सिन होता है, या फिर कह सकते हो एडरमीन भी कहते हो। ठीक है, तो पैराडॉक्सिन कहे या फिर एडरमीन, ये विटामिन बी6 की कमी से, यानी कि उसका रासायनिक नाम होता है। और फोलिक अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है? वो विटामिन बी9 होता है। ठीक है, लौह तत्व का तो आप जानते ही हो। पर्नीशियस एनीमिया पूछा गया था तो आप बताना विटामिन बी12 से कमी से होने वाला एक एनीमिया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि मौद्रिक आय है। ऑप्शन ये है प्रत्यक्ष आय, बी ऑप्शन होता है अप्रत्यक्ष आय, सी ऑप्शन होता है नियमित आय, डी ऑप्शन होता है वास्तविक आय। मौद्रिक आय होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप 123 का फटाफट से आंसर दोगे तो आप क्या बताओगे? तो मौद्रिक जो आय होता है वो प्रत्यक्ष आय होता है। ठीक है, तो 123 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या पूछता है क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ऑप्शन ये है रेशम मानवकृत रेशा, बी ऑप्शन होता है रेयान प्राकृतिक रेशा, सी ऑप्शन होता है लिनन वनस्पतिक रेशा, डी ऑप्शन होता है ऊन धात्विक रेशा। आपको बताना है कि इसमें से कौन 4 ऑप्शन है जिसमें सुमेलित सही हुआ है। आप बताओगे तो आप कौन सा बताओगे? 124 का यहाँ पे ऑप्शन हुआ, तो जो लिनन होता है मानवीकृत रेशा नहीं होता है, ये कैसा होता है? ये प्राकृतिक रेशा होता है। रेयान क्या होता है? ये मानवीकृत रेशा होता है। ठीक है, यह आपका जो ऊन है वो कैसा रहता है? ये आपका प्राकृतिक रेशा, वो भी कौन सा रेशा होता है? ये प्राणिज रेशा होता है। ठीक है, ऊन और रेशम को ले लिया जाए। लेकिन 124 का यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है सही एकदम से, तो आप बताना कि लेलन क्या होता है? वनस्पतिक रेशा एकदम होता हो। ठीक है, यानी कि लेलन क्या होता है? लीलन क्या होता है? वनस्पतिक रेशा में काउंटिंग होता है। 124 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 125 क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कि हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यता होता है। ऑप्शन ये है बेरी, बी ऑप्शन होता है क्वाशियोरकर, सी ऑप्शन होता है एनीमिया, डी ऑप्शन होता है टाइफाइड। हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यता जो रोग होता है वो आपसे पूछा है तो आप बताओगे एनीमिया होता है। ठीक है, 125 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब अपनी क्लास यहीं पे इन करते हैं क्योंकि हमारी क्वेश्चन की सीरीज खत्म। अगर आपको क्वेश्चन को मिलान करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। हम टेलीग्राम पे इसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन को आंसर प्राप्त कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन इसमें आंसर थोड़ा डिसबैलेंस है तो उसको आप वीडियो देख करके उसका मिलान कर सकते हो। इसमें कुछ क्वेश्चन गलत लिखे हुए हैं उसको आप सही कर सकते हो। हमने यहाँ पे सही करेक्ट कर दिया है। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। आशा है कि हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिले होंगे वो मॉडल पेपर से संबंधित मिले होंगे, वो इधर उधर से आपसे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, अपनी क्लास को यहीं पे इन करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। कल भी हमारा मॉडल पेपर का हल होगा। आशा है कि आप कल भी हमारी क्लास को अच्छे से देखेंगे। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।